गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपको मैंने बर्थ जो लेसन 7 है आपके स्नैपशॉट का, उसकी इंग्लिश में समरी बताई थी। आज मैं उसी चैप्टर की समरी को हिंदी में कंटिन्यू कर रही हूँ। उसको बहुत अच्छे से और ध्यान से सुनिएगा ताकि आपको ये लेसन प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाए। इस टाइटल के इस अंश में एंड्रू मैनसन मेडिकल स्कूल से अभी नए नए निकले हुए थे। हाल में अपनी मेडिकल प्रैक्टिस डॉक्टर एडवर्ड पेज के सहायक के रूप में वेल्श खनन के एक छोटी सी शहर ब्लोनेली में आरंभ की। जब वे क्रिस्टीनी लड़की जिससे वे प्यार करता है के साथ एक निराशाजनक शाम से लौट रहा था, तब उसकी मुलाकात जो मॉर्गन से होती है। जो और उसकी पत्नी, जो लगभग 20 साल से शादीशुदा हैं, अपने पहले बच्चे के जन्म की उम्मीद कर रहे हैं। इस पाठ का, जैसा कि आपको नाम से पता लग गया कि बर्थ यानी किसी के जन्म से संबंधित है। और जन्म किसका होता है? जन्म होता है किसी बच्चे का जो इस संसार में नया नया आता है। तो ये जो बच्चा नया नया संसार में आ रहा है, इसके लिए बहुत सारे प्रयत्न डॉक्टर को, दाई को या और सब लोगों को करने पड़ते हैं, और उनको करने भी चाहिए, क्योंकि जब हम एक नए जीव को संसार में लाते हैं तो हमको बहुत सी परिस्थितियों का, बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और शायद उस समय की स्थिति शब्दों में बयान नहीं की जा सकती, क्योंकि इंसान ये सोचता है कि अब क्या होगा। यदि उसमें भी किसी स्त्री की स्थिति जो है वो थोड़ी सी ख़राब होती है, तो डॉक्टर तो क्या, उसके परिजन भी ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आगे क्या होगा, या इसके बाद क्या होगा, या बच्चा कैसा होगा, ठीक तो होगा, दोनों बच तो जाएंगे, दोनों स्वस्थ तो रहेंगे। ऐसी कितनी ही बातें परिजनों के दिमाग में आती हैं और वो करनी पड़ती हैं। तो आइए मैं अब आपको इसकी समरी हिंदी में बताती हूँ। यद्यपि वे लगभग आधी रात का समय था जब एंड्रू ब्रेंगोवर पहुँचा। उसने पाया कि जो मॉर्गन उसका इंतज़ार कर रहा है, बंद शल्य कक्ष और घर के प्रवेश द्वार के बीच छोटे छोटे कदमों से टहलते हुए। उसे देखते ही बलवान ड्रिलर के चेहरे पर राहत उभर आई। ओह डॉक्टर, आपको देखकर मुझे खुशी हुई। पिछले आधे घंटे से मैं आना जाना कर रहा हूँ। श्रीमती जी को आपकी ज़रूरत है, समय से पहले भी। एंड्रू अचानक अपने निजी मामलों के चिंतन से बाहर आया। मॉर्गन को इंतज़ार करने को कहा। वे घर अपना बैग लेने गया, फिर साथ में ब्लेना टेरेस में नंबर 12 की ओर चल दिए। रात की हवा रहस्यमयी तरीके से ठंडी और गहरी थी। आमतौर पर बहुत सचेतन एंड्रयू अब सुस्त और उदासीन महसूस कर रहा था। उसे कोई भी अनुमान नहीं था कि रात की यह कॉल असामान्य साबित होगी। इतना ही नहीं, बल्कि वह ब्लानेली में उसके पूरे भविष्य को प्रभावित करेगी। देखो, जब किसी का जन्म होता है तो जो परिजन होते हैं वो भी शांत होते हैं, और डॉक्टर भी टेंशन में होते हैं कि आगे क्या होगा। तो एंड्रू चूँकि एक डॉक्टर है और वो जो मॉर्गन की वाइफ को देखने जा रहा है, तो दोनों ही टेंशन में हैं, जो भी और डॉक्टर एंड्रू भी। दोनों आदमी चुपचाप चलते रहे जब तक वे नंबर 12 के द्वार पर पहुँचे। फिर जो पीछे रुक गया वो था मॉर्गन। उसने कहा कि मैं अंदर नहीं जाऊंगा। उसकी आवाज़ में तनाव के संकेत दिखाई दिए। लेकिन यार, मुझे पता है आप हमारे लिए अच्छा ही करोगे। अंदर एक संकीर्ण सीढ़ी ऊपर के एक छोटे बेडरूम तक ले जाती है, साफ लेकिन खराब तरीके से सज्जित और केवल एक तेल के लैंप से रोशन। यह श्रीमती मॉर्गन की माँ, लंबी सफ़ेद बालों वाली लगभग 70 साल की महिला, और तगड़ी वृद्ध दाई मरीज के बगल में इंतज़ार कर रही थी। एंड्रू के हाव भाव देखते हुए जब वे कमरे में आया तो वह बोली कि मैं आपके लिए एक कप चाय बनाती हूँ डॉक्टर बाक। बाक एक्चुअली में लाड़ से बोला जाने वाला एक शब्द है जो उसने बोला। पहले वाली महिला ने जल्दी से कहा कुछ क्षणों के बाद। पहले वाली महिला कौन थी बच्चों? वो थी मॉर्गन की माँ, और जो बराबर में खड़ी थी वो थी 70 साल की वृद्ध दाई,
क्योंकि पहले समय में दाइयाँ ही घर में ये काम करती थी, हॉस्पिटल ले जाने का चलन नहीं था। जैसा कि आजकल लोग 2-2 मिनट पे या कभी हर समय डॉक्टर से संपर्क में रहते हैं, बातचीत करते रहते हैं, तो इतनी घबराहट ना परिजनों को होती है, ना पेशेंट को होती है और ना डॉक्टर्स को होती है। लेकिन वो समय ऐसा था जिसमें हर एक को घबराहट रहती थी। एक मतलब जो जन्म दिलवाती थी उसको भी, जो जन्म देती थी उसको भी, और साथ ही साथ उसके परिजन को भी। ये कहानी बहुत अच्छी है, बहुत इंटरेस्टिंग है। ये जन्म से जुड़ी हुई है और जन्म हमारे परिवार में यदि कोई भी लेता है तो उसको हम अनुभव कर सकते हैं कि उस समय हम कितने परेशान होते हैं और कितने टेंशन में होते हैं। एक सबसे बड़ी बात आपको बताऊं कि आजकल के समय में कुछ भी चीज़ नई नहीं है, लेकिन एक समय ऐसा था जब रोशनी भी नहीं थी, लाइट भी नहीं थी और लोग केवल मोमबत्ती या लालटेन की रोशनी में इस काम को अंजाम दिया करते थे और बहुत ही मतलब अजीब सा तनावपूर्ण माहौल बन जाता था जब इस तरीके की बातें हुआ करती थी। तो बच्चों, ये जो हमारा चैप्टर बर्थ है ये उन्हीं सब बातों से जुड़ा हुआ है और प्राचीन काल में, या प्राचीन काल भी नहीं कहना चाहिए, पहले के समय में करीबन 19वीं शताब्दी में हम कह सकते हैं इस तरीके की बातें होती थी जब हमारा विज्ञान जो है वो पूर्णतः उन्नत नहीं था। और आजकल के समय की यदि हम बात करें, हमारा विज्ञान पूर्णतः उन्नत है। आज हम कई प्रकार से जान सकते हैं कि एक पेशेंट की कंडीशन क्या है, उसके साथ के बच्चे की कंडीशन क्या है और उसको हम कैसे अच्छे से संभाल सकते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हमको आज के समय में दिखाई देती हैं, लेकिन ये कहानी जिस समय को बताती है उस समय पर शायद लाइट भी नहीं थी, इसलिए केवल एक लालटेन वाला लैंप जो है वो वहाँ पर जल रहा था। और घर कैसा था? छोटा सा था, ज़्यादा बड़ा भी नहीं था। एंड्रू बेमन मुस्कराया। उसने देखा कि वृद्ध महिला अनुभव से समझदार को एहसास हुआ कि यहाँ प्रतीक्षा करनी पड़ सकती है। उन्हें डर था कि वह एंड्रू केन्स को छोड़ देगा, यह कहकर कि वह बाद आएगा। घबराओ मत अम्मा, मैं नहीं भागूंगा। नीचे रसोई में उसने चाय पी जो उन्होंने उसे दी थी। अति व्यग्र जैसा कि वह था, वह जानता था कि यदि वो घर जाएगा तो 1 घंटे की नींद भी नहीं ले पाएगा। वह यह भी जानता था कि यहाँ के मामले में को उसकी देखभाल की पूरी ज़रूरत होगी। एक विचित्र मनोभाव की सुस्ती उस पर आई, लेकिन उसने रुकने का निश्चय किया जब तक वह काम पूरा नहीं हो जाता, यानी बच्चे का जन्म नहीं हो जाता, तब तक उसने वहीं पर रुकने का निश्चय किया। 1 घंटे बाद वह फिर ऊपर गया। उसने प्रगति नोट की, फिर नीचे आया, रसोई की आग के पास बैठ गया। शांति थी वहाँ पर। भट्टी में अंगारों की सरसराहट और दीवार घड़ी की धीमी टिक टॉक को छोड़कर कोई भी वहाँ पर ऐसी आवाज़ नहीं थी जो उसको परेशान करती। मॉर्गन के कदमों की आवाज़ जो बाहर गली में टहल रहा था, वह बूढ़ी महिला जो उसके सामने बैठी थी, काले कपड़ों में स्थिर, उसकी आंखें अनोखे ढंग से सजीव और ज्ञानपूर्ण थीं। जांच पड़ताल करते हुए उसके चेहरे को देखना कभी नहीं छोड़ा। उसके विचार गंभीर थे, उलझे हुए। कार्डिफ स्टेशन पर जो घटनाक्रम उसने देखा था उसके दिल में व्यक्तिगत रूप से घर कर गया था। उसने ब्रेमबेल के बारे में सोचा जो एक ऐसी महिला के प्रति एक विदूषक की भांति समर्पित था जिसने उसे धृष्टता से धोखा दिया। उसने एडवर्ड पेज के बारे में सोचा जो झगड़ालू ब्लॉडवेन से जुड़ा था, और डैनी के बारे में सोचा जो अपनी पत्नी से अलग दुखी होकर रह रहा था। उसके विवेक ने उसे बताया कि वे सारी शादियां घोर असफल थीं। यह एक निष्कर्ष था जिसने उसकी वर्तमान स्थिति में उसे विचलित बना दिया। वह शादी को सुखद जीवन की स्थिति के रूप में सोचना चाहता था। हाँ, वह क्रिस्टीन की छवि के साथ उस पर विचार नहीं कर सकता था। उसकी आंखें उसकी ओर चमकती, यानी क्रिस्टीन की आंखें उसकी ओर चमकती हुई कोई और निष्कर्ष स्वीकार नहीं करती थी। देखिए वो ऐसा क्यों कर रहा है, वो 10 तरीके के लोगों को क्यों सोच रहा है। क्या कभी हमने सोचा कि जब हम बहुत परेशान होते हैं तो हमारे दिमाग में कई प्रकार के विचार आते हैं और वो विचार कभी नेगेटिव होते हैं और कभी पॉजिटिव होते हैं।
ये भी सबसे बड़ी चीज़ है कि विचार हमारे नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों प्रकार के होते हैं। ये जो है, अब वो किसके बारे में विचार कर रहा था? क्रिस्टीनी के बारे में, लेकिन उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकल रहा था। ये उसके स्तर, शंकालु दिमाग और उसके अति प्रभावी दिल के बीच में युद्ध था, जिसने उसे क्रोधी और व्याकुल कर दिया था। उसने अपनी थोड़ी को अपनी छाती पर रखा, अपने पैर फैलाए और सोच में डूबे हुए आग को घूरने लगा। कुछ देर वह ऐसे ही बैठा रहा और उसके विचार क्रिस्टीनी से इतने भरे थे कि वह चौंक पड़ा जब उस सामने बैठी वृद्ध महिला ने अचानक उससे आवाज़ दी। उनके ध्यान ने एक अलग दिशा पकड़ ली थी। सुसान ने कहा है कि उसे क्लोरोफॉर्म नहीं दिया जाए यदि वह बच्चे को नुकसान पहुंचा सकता हो तो। वह उस बच्चे के लिए बहुत डरी हुई है डॉक्टर बाक। उनकी बूढ़ी आंखें इस सहजा विचार से तप गईं। उन्होंने धीमे अंदाज में कहा, अब हम सब हैं, मेरा विचार है। देखिए, होता क्या है, कभी कभी एक्स्ट्रा डोज देने से या एक्स्ट्रा किसी दवाई को लेने से या किसी रेजिस को पढ़ने से बच्चे को नुकसान पहुंचता है। अब चूँकि उनका 20 साल के बाद पहला बच्चा था, तो वो लोग सब डरे हुए थे, सहमे हुए थे, ये सोचकर कि सुरक्षित बच्चा जो है वो दुनिया में आ जाए और स्वस्थ हो। ऐसा सोचने के लिए वो एक क्लोरोफॉर्म नाम की दवाई थी, उससे भी डर रही थी, जिससे कि आदमी बेहोश हो जाता है। 2-3 घंटे, 4 घंटे के लिए, 5 घंटे के लिए ये क्लोरोफॉर्म की डोज पर निर्भर करता है। तो उस टाइम पर क्लोरोफॉर्म दी जाती थी। आजकल के समय में एनेस्थीसिया दिया जाता है, जो क्लोरोफॉर्म का ही एक परिवर्तित रूप है। वो सब बच्चे का इंतजार कर रहे थे कि कब ऐसा हो कि बच्चे का जन्म हो और वो बच्चे की आवाज़ को सुने। उसने खुद को एक प्रयास के साथ नियंत्रित किया। ये कोई नुकसान नहीं करेगी, ये तो बेहोश करने वाली दवा है, एंड्रू ने कहा। वे ठीक रहेंगे। ऊपरी मंजिल से नर्स की आवाज़ सुनाई दी। एंड्रू ने घड़ी की ओर देखा, जो अब 3:30 का समय दिखा रही थी। वे उठा और ऊपर बेडरूम में गया। उसने महसूस किया कि शायद अब उसे अपना काम शुरू करना चाहिए। 1 घंटा बीत गया। ये एक लंबा, कठोर संघर्ष था। फिर जैसे ही सुबह की पहली किरण टूटे हुए ब्लाइंड के कोनों से आई, यानी पर्दों के बीच में से आई, बच्चे का जन्म हुआ। लेकिन ये क्या, बच्चा तो बेजान था। जैसे ही उसने उस स्थिर अवस्था को देखा, एंड्रू को डर के मारे कपकपी आ गई। उसे अपना वादा याद आया। उसका चेहरा, जो उसने स्वयं के श्रम से गर्म हो गया था, अचानक ठंडा पड़ गया। वे हिचकिचाया। बच्चे को फिर से जीवित करने की लालसा और उसकी माँ के प्रति उसके दायित्व के बीच बटा हुआ, जो खुद निराशा की स्थिति में था। दुविधा इतनी लंबी थी कि उसने उसे सचेत रूप से हल नहीं किया। आखिरकार सहज रूप से उसने बच्चा नर्स को दिया और अपना ध्यान सुसान मॉर्गन की तरफ मोड़ा, जो अब तक बेसुध पड़ी थी, लगभग निष्प्राण और अभी तक बेहोशी से बाहर नहीं आई थी। उसकी तरफ से उसकी हड़बड़ी हताशा थी, एक उन्मत्त दौड़ उसकी कमज़ोर उड़ती शक्ति के खिलाफ। उसे केवल एक क्षण लगा एम्प्यूल का कांच तोड़ने में और दवा भरने में। फिर उसने हाइपोडर्मिक सिरिंज को फेंका और बेहोश महिला को बहाल करने के लिए काम किया। थोड़े से प्रयास के बाद उसका हृदय समर्थ हुआ। उसे लगा कि वह उसे सुरक्षित रूप से छोड़ सकता है। वह घूम गया। उसकी शर्ट की आस्तीनों में उसके बाल उसकी गीली बाँह से चिपके हुए थे। यानी उस संघर्ष में, उस प्रयास करने में, उस औरत को दोबारा से जीवन दान देने में उसको बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा। उसे इतनी ज़्यादा गर्मी लगने लगी कि उसकी जो बाँह थी शर्ट की, वो उसके हाथ से चिपक गई। बच्चा कहाँ है? दाई ने भयभीत भंगिमा बनाई। नर्स ने उसे पलंग के नीचे रख दिया था। एक कांध के साथ एंड्रू ने घुटने टेक दिए। बिस्तर के नीचे सूखे हुए समाचार पत्र के बीच ढूंढते हुए उसने बच्चे को बाहर खींचा। एक लड़का, पूरी तरह से गठित, कोमल, गर्म शरीर, गोरा और नर्म था, चर्बी जैसा। नाल जो जल्दबाजी में टूट गई थी, टूटे तने की तरह पड़ी थी। त्वचा की बनावट सुंदर थी, चिकनी और कोमल। सिर पतली गर्दन पर गिरा हुआ, अंग हड्डी रहित लग रहे थे। अभी भी घुटने के बल एंड्रू ने बच्चे को हैरान परेशान सा देखा। सफ़ेदी का मतलब केवल एक था कि घुटन या बेहोशी की स्थिति, और उसका दिमाग अस्वाभाविक रूप से तनावग्रस्त।
एक मामले पर वापस चला गया जो उसने एक बार समारिटन में देखा था। उस उपचार के लिए जो इस्तेमाल किया गया था। तुरंत वह अपने पैरों पर खड़ा हो गया और बोला कि मुझे गर्म और ठंडा पानी ला कर दो। नर्स को उसने बाहर भेज दिया और तसली भी, जल्दी जल्दी। लेकिन डॉक्टर, वह अकलाई। उसकी आंखें बच्चे के पीले पड़े शरीर पर थीं। जल्दी, वह चिल्लाया। एक कंबल खींचते हुए उसने बच्चे को उस पर लिटा दिया और श्वसन की विशेष विधि शुरू की। तसले भी आ गए, सुराही, एक लोहे की बड़ी केतली भी। उन्माद में उसने एक तसले में ठंडा पानी डाला, दूसरे तसले में उसने पानी मिलाया, उतना गर्म जितना कि उसके हाथ सहन कर सके। फिर किसी जग्गी जादूगर की तरह उसने बच्चे को दोनों के बीच जल्दी जल्दी पहले बर्फीले पानी में डुबोया, फिर भाप पानी में डुबोया। इसी तरीके से कम 15 मिनट गुजर गए। एंड्रू की आंखों में से अब पसीना बहने लगा था, जो उसकी दृष्टि बाधित कर रहा था। उसकी एक आस्तीन लटक गई थी गिरते हुए। उसकी सांसें धीरे धीरे आने लगी थी, लेकिन बच्चे के शिथिल शरीर में कोई भी सांस नहीं थी। हार की एक हताश भावना ने उस पर दबाव डाला, एक तीव्र हताशा। उसने महसूस किया कि दाई उसे पूरी एकाग्रता से देख रही है। वहाँ दीवार से टिकी हुई, जहाँ वह पूरे समय खड़ी हुई थी। उसका हाथ उसके गले पर था। कोई आवाज़ नहीं कर रही थी। उसकी आंखें उसे घूर रही थीं। वह बूढ़ी महिला थी। उसे याद आया कि वह पोते के लिए तड़प रही है, उतनी ही जितनी उनकी बेटी अपने बच्चे के लिए तड़प रही थी। अब सब धराशायी हो गया था, व्यर्थ, इलाज से परे। ज़मीन अब बेतरतीब गंदी थी। साबुन में भीगे तौलिया से लड़खड़ाकर एंड्रू ने बच्चे को लगभग गिरा ही दिया था, जो अब गीला और फिसलन भरा था, उसके हाथों में एक असामान्य मछली की तरह। दया के लिए डॉक्टर, वह मृत है, दाई ने फुसफुसाकर बोला। एंड्रू ने उसकी परवाह नहीं की। हारा हुआ, निराश, आधे घंटे तक व्यर्थ की मेहनत करके वह अभी भी एक आखिरी प्रयास के लिए डरता था। एक रूखे तौलिए से बच्चे के शरीर को रगड़ना, उसकी छाती को दबाना और छोड़ना, अपने दोनों हाथों से उसके कोमल शरीर में सांस लाने की कोशिश करना। और फिर एक चमत्कार हो गया। एक छोटी सी छाती, जिससे उसके हाथ संलग्न थे, ने एक छोटी आक्षेपिक सांस ली। एक और इस तरीके से उसकी सांसें वापस आने लगीं। एंड्रू बहुत खुश हो गया। जीवन का बोध उसकी उंगलियों के बीच अस्तित्व में आया। उन सब व्यर्थ प्रयासों के बाद इतना उत्कृष्ट था कि उसने लगभग उसे मूर्छित कर दिया था। उसने अपने प्रयास उत्तेजना में दुगने कर दिए। बच्चा अब सांस ले रहा था, गहरी और गहरी। बलगम का एक बुलबुला उसके छोटे से नथने से निकला, एक आनंदपूर्ण इंद्रधनुषी बुलबुला। अंग अब कमज़ोर नहीं थे। सिर अब बिना रीढ़ की हड्डी के पीछे झुका हुआ नहीं था। सफ़ेद त्वचा अब धीरे धीरे गुलाबी हो रही थी। फिर नज़ाकत से बच्चे जो है वो रोने लगा। स्वर्ग में प्रिय पिता, नर्स पागलों की तरह सिसकी, ये आ गया है, यह जीवित हो गया है। एंड्रू ने बच्चा उसको सौंप दिया। उसने कमज़ोर और चकित महसूस किया। उसके लिए कमरा एक कूड़े का ढेर था। कंबल, तौलिया, तसले, गंदे उपकरण, हाइपोडर्मिक सिरिंज, लिनोनियम में धंसा हुआ। केतली उल्टी पड़ी थी, पतीली उसके पास पानी की पोखरी में। इधर पलंग पर माता अभी भी चुपचाप एनेस्थेटिक के कारण निश्चेत थी। वृद्ध महिला अभी भी दीवार के सहारे खड़ी थी, लेकिन उसके हाथ जुड़े हुए थे। उसके होठ बिना आवाज़ के हिले, वे प्रार्थना कर रही थी। तभी एंड्रू ने अपनी आस्तीन को निचोड़ा, जैकेट पहनी। मैं अपना बैग बाद में ले लूँगा नर्स, क्योंकि उसे भी बहुत खुशी थी। वह नीचे उतरा, रसोई से होते हुए बर्तन मांजने की जगह पर गया। उसके होठ सूख गए थे। उस बर्तन मांजने की जगह पर उसने पेट भरकर पानी पिया। उसने अपना हैट और अपना कोट उतारा। बाहर उससे जो फुटपाथ पर चिंतित और इंतजार करते हुए चेहरे के साथ मिला, वह था मॉर्गन। उसने उससे कहा कि सब ठीक है जो। उसने प्रगाढ़ता से कहा, दोनों ठीक हैं। काफ़ी उजाला था। लगभग 5 बजे थे। कुछ खनिक पहले से ही सड़क पर थे। रात की शिफ्ट वाले बाहर निकल रहे थे। जैसे ही एंड्रू उनके साथ चला,
थका हुआ और धीमा। उसके पश्चात दूसरों के साथ सुबह के आसमान में गूंज रहे थे। वे आंखें बंद करके सोचता रहा, सबसे बेखबर अन्य सभी काम जो उसने ब्लोनेली में किए थे। मैंने कुछ किया है, हे भगवान, मैंने आखिरकार सचमुच कुछ सही किया है। जिस तरीके से एक डॉक्टर को सेटिस्फेक्शन होता है और जिसको कहना चाहिए उसको बहुत अच्छा लगता है, यदि किसी बच्चे को जीवन दान देने में एक डॉक्टर का सबसे बड़ा हाथ होता है। माँ और बच्चा दोनों को जीवन दान दिया एंड्रू ने, और उसके बाद उसको जो खुशी हुई वो शायद बयान नहीं की जा सकती। और ये चैप्टर इतना सुंदर है कि हमको बहुत अच्छा लगता है इसको पढ़ने के बाद, और ये पीपीटी सुनकर आपको भी समझ में आएगा कि इस चैप्टर में है क्या। सो थैंक यू वेरी मच।